जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th की तैयारी के बारे में। और ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स से संबंधित रहेगा। प्रकाश के परावर्तन का कॉन्सेप्ट आज देखेंगे। जो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित उसको इस सिंगल वीडियो में आज कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए आप लोग सब जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये भौतिकी है, भौतिकी बुक पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश के परावर्तन, परीक्षा की तबाही, वैसेटिक क्लासेस। आप लोग इसे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। ये रहा पहला आपका कॉन्सेप्ट। कार्य स्मरणीय तत्व, एक दृष्टिकोण, मेमोरेबल फैक्ट्स एट ए ग्लांस। जो भी मेन तथ्य होगा हम उसे पढ़ने का इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, यानी देखने की अनुभूति होती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। और जिससे वो निकलता है, जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रहा है तो ये है प्रकाश का स्रोत। ये प्रकाश की किरण जा रहा है, ये प्रकाश का स्रोत हुआ। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे बोला जाता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य से ये प्रकाश निकल रहा है तो ये सूर्य क्या होगा? प्रकाश का स्रोत हो रहा है। ये प्रकाश आने के कारण ही इस वस्तु पर जब पड़ता है तभी ये वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। आइए, अगर ये प्रकाश नहीं होंगे तो हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉइंट यह है कि कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं। प्रकाश के स्रोत कई भी हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं उसे नेचुरल बोलते हैं, जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत उसे मैन मेड बोलते हैं। जैसे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, है ना। अब वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो कहलाती है अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए इसको समझते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से। ये है लकड़ी, ठीक है। क्या लकड़ी से प्रकाश निकलता है? नहीं। तो ये है अप्रदीप्त वस्तु। ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है। ये आपका है मोमबत्ती। क्या मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है? बिल्कुल निकलता है। ये आपका हो गया प्रदीप्त वस्तु। कैसी वस्तु है ये प्रदीप्त वस्तु है। ये लकड़ी हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, ईंट हो गया, है ना, मिट्टी है। ये अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है। अब इसमें सूर्य, ये समय इसमें देखते हैं प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, मानव निर्मित स्रोत कौन सा है प्रकाश के। तो जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, ये तो किस सूर्य को तो किसी तो बनाया नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड के द्वारा बनाया गया है ना। तो ये है आपका प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। जैसे ये टॉर्च, इस हम लगाए हैं इस पीडीएफ में, शुरू में ही टॉर्च का फोटो लगाए हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश पड़ रहे हैं तो इसे समझना चाहिए ना। तो ये प्रकाश की जो स्रोत है, ये टॉर्च को किसने बनाया? मानव ना। तो ये टॉर्च आपका हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। कह रहा प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश स्रोत से जब वो निकलती है तो प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? एक सीधी रेखा में, यानी वो एक सरल रेखा में वो चलती है। क्लियर? वीवीआई पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कारण एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश की क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट। आशा करते हैं कि आप समझ जरूर गए होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं वो कहलाते हैं अपारदर्शी पदार्थ। देखिए
पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार? लाइट के संबंधित शब्द में। जैसे एक हुआ अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो। दूसरे हैं पारभासी, पारभासी पदार्थ, मतलब इसमें क्या होगा, प्रकाश अंशतः पार होगा, अंशतः जाएगा, पूरा नहीं, ठीक है, तो वैसे पदार्थ को बोलेंगे पारभासी पदार्थ। क्लियर? इसके बाद आता है पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, देखिए नाम में स्पष्ट है, पार मीन्स पार कर जाना, दर्शी का मतलब दिखाई पड़ना, मतलब आर पार होकर करके वस्तु को दिखाई पड़े। जैसे ये दर्पण है, दर्पण है, और ये कांच या दर्पण जो भी है, इधर से प्रकाश अगर मारेंगे देंगे ना, तो ये प्रकाश ये आर पार हो जाएगा और इस साइड के जो वस्तु है हमें क्या करेगा, दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के आधार पर पदार्थ कितने हैं? 3 हैं। क्या बात समझ में आया या नहीं? इसको फिर से चलिए बताते हैं। अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया इत्यादि। पारभासी, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः आर पार हो, जैसे तेल से घिसा हुआ कागज, तेल से घिसा हुआ कागज, ये हो गया। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए बिल्कुल, है ना, वो कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण ये प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होकर के जब किसी वस्तु से वो टकराती है ना, तो टकराने के बाद वो लौटती है, वो प्रकाश वो क्या करती है, वो लौटती है। तो लौटने की घटना को, यानी प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दर्पण, यानी ये समतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन? पहला देखिए डिस्कस कर रहे हैं, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी ये हुआ आपतित किरण, आपतित किरण, है ना, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। क्लियर? अब देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे सूचित किया जाता है आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्लियर? तो यही आई और आर क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है समतल दर्पण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस क्या होती है? लौट जाती है। यानी कि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ये जिस प्रकार ये जाती है वो उसी अपने पथ पर ही क्या करती है? लौट जाती है। किसमें? समतल दर्पण में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब। चलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है वो? उल्टा। किसके रिस्पेक्ट में? वस्तु के रिस्पेक्ट में। अगर वस्तु इस प्रकार है तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। क्लियर? और जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्चुअल, है ना, वर्चुअल इमेज। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के सापेक्ष में सीधा बनता है। अगर वस्तु इस प्रकार है तो प्रतिबिंब भी इस प्रकार ही होगा। ठीक है,
क्लियर। तो ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी हो या काल्पनिक प्रतिबिंब। जो वास्तविक होगा ना वो उल्टा होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी और काल्पनिक के साथ सीधा। ये सीधा बनता है। ये कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब है किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अभी तुरंत अभी पढ़े ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न होकर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न होकर दर्पण से टकराने के बाद प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत हो, रियल नहीं है ये, प्रतीत हो, तो वो होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्लियर, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और समझना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, इसे पर्दे पे दिखाया जा सकता है, पर्दे पे दिखाया जा सकता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को किस पर दिखाया जा सकता है? पर्दे पे दिखाया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा ना उसको टूटी लाइन से इंगित करते हैं। किस लाइन से? टूटी लाइन से, काल्पनिक प्रतिबिंब को। क्लियर, इसको अब ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा कैसा बनता है? उल्टा, ध्यान रखिएगा। और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती, एक शब्द को गौर कीजिए, यहाँ प्रतीत होती है ना, उस बिंदु स्रोत का, उस प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और वो उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितने आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अर्थात वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये समतल दर्पण है। क्लियर, ये समतल दर्पण है। अगर वस्तु यहाँ पे है तो ये वस्तु की दूरी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका प्रतिबिंब भी इस साइड बनेगा दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी कि ये वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। दर्पण से, समतल दर्पण से जितना दूरी पे वस्तु होती है, समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पे क्या बनती है? इसका इमेज बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। करा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होती है? भाग होती है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल, इंग्लिश में इसे पोल बोला जाता है। क्लियर, गोलीय दर्पण को जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। दर्पण के क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया, उभरा हुआ को पेंट कर दिया, अवतल दर्पण बन गया। ये होगा इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका वक्रता की केंद्र, यही आपका वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसे? फोकस, ठीक है, ये फोकस। और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी बोलते हैं फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी बोला जाता है। क्लियर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोला जाता है। ये पूरी जो लाइन है ना, इस लाइन को, पूरी लाइन को बोलते हैं प्रधान अक्ष। और
प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सारी किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सारी किरणें दर्पण से टक्कर करने के बाद यानी टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से गुजरती है। किधर से गुजरती है? फोकस से। इस बात को याद रखना। और जो फोकस से गुजरेगा किरण वो हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह है कि गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए ये पॉइंट है, दर्पण यदि अवतल हो तो उसके फोकस से गुजरेगी, दर्पण यदि उत्तल हो तो उसके फोकस से आती हुई प्रतीत देगी, लेकिन गुजरेगी तो फोकस से ही। गुजरेगी किससे? फोकस से। चाहे वो दर्पण अवतल हो या वो उत्तल हो, गुजरेगी किससे? फोकस से ही। लेकिन इसमें ये रियल में होता है, आइए प्रतीत होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। क्लियर? इतना ही अंतर है। आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जरा सा आपको फिगर से समझाते हैं। देखिए ये उभरा हुआ भाग अगर पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश रहता है सिल्वर ब्रोमाइड का किया हुआ, ठीक है। अगर ये पॉलिश किया जाता है ना, और इसके अंदर का ये धंसा हुआ जो क्षेत्र है, धंसा हुआ जो क्षेत्र है, ये जैसे को तैसे रहने देना। तो ये इस प्रकार की जो बनेगा आकृति, यह होगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये धंसा हुआ जो है ना, ये पॉलिश किया हुआ रहता है, और ये उभरा हुआ भाग है, ये होता है आपका चमकीला। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो आकृति है, ये आपका कहलाया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है हमेशा। आइए वस्तु की तुलना में क्या होता है? छोटा बनता है हमेशा, ये बात को ध्यान रखिएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है ना, साइड मिरर के रूप में। और अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में, गाड़ी के हेडलाइट में, सौर परावर्तक रूप में, सौर सेल जो होता है कुकर में, सौर कुकर में भी इस सब का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट कह रहा है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी तुरंत इसके बारे में हमने डिस्कस किया। किसी भी दर्पण हो, जब प्रकाश की किरण, ये फोकस हो गया आपका, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, ठीक है। जब ये प्रधान फोकस से गुजरेगा किरण, फोकस से, तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होगा? ये प्रधान अक्ष के इस तरह ये समांतर हो जाएगा। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। दर्पण से टकराने के बाद जो किरण होता है ना, वो परावर्तित किरण कहलाता है। क्लियर? ये बोल रहे जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण में पड़ती है वो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौटता है। इसका कहने मतलब क्या होगा? चाहे दर्पण वो कोई भी हो, अगर वो आपतित किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से अगर जा रहा है तो वो दर्पण से टकराने के बाद वो अपने ही पथ पर वो लौट जाता है। अपने ही पथ पर से वो क्या होता है? लौट जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाता है तो वो वक्रता केंद्र के ही रास्ते से वो लौट जाता है, जिस रास्ते से वो गया है। जबकि वो प्रधान अक्ष के समांतर होता है तो वो फोकस से गुजरता है, और जब वो फोकस से गुजरेगा तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये पॉइंट है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के वास्तविक, आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये बात आपको याद रखिए, बहुत भिविया है कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक होता है और आभासी दोनों बनता है। और आभासी कब बनता है? चला सा इसके बारे में देखते हैं। ये हुआ अवतल दर्पण का ध्रुव, ये हुआ इसका फोकस, ये हुआ वक्रता केंद्र। ठीक है, ये बनेगा जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच जब होगा ना, जब वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा ना, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब बनेगा आपका काल्पनिक और सीधा बनेगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा कब बनता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई हो तब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है।
कहेगा कि एक ऐसे दर्पण का नाम बताइए जिसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी सीधा बनता है। तो आंसर के रूप में आएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला का इलाज करने में भी इसका उपयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉइंट निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखिए इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको बड़ी आर से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को छोटी एफ से। ठीक है, तो इसमें जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों इसमें ऋणात्मक होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दोनों को हमेशा किस में लेना है? नेगेटिव में लेना है, नेगेटिव में। क्लियर? चलिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में अगर यही दोनों चर्चा उत्तल दर्पण में होगा तो दोनों क्या होगा? धनात्मक होगा फोकस दूरी। अब आगे बढ़ते हैं। जब गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या हो? यू। वस्तु की दूरी को हमेशा यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, फोकस की दूरी को एफ से। आप देखिए, और यू, भी एवं एफ यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी के बीच संबंध है। इसके संबंध जो है, इसके संबंध से एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला है दर्पण सूत्र। फार्मूला का नाम क्या है? दर्पण सूत्र। कौन सूत्र है? दर्पण सूत्र। आप इसे याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंस है दर्पण सूत्र। ये फार्मूला देखिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसको इस प्रकार याद रखिएगा। लेंस में क्या होता है? सिर्फ लेंस का जो सूत्र होता है ना, लेंस का ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपका हो गया दर्पण का। दोनों देखिए कैसे याद रखेंगे, इसको ठीक से देखिए। लेंस है छोटा शब्द है, दर्पण है बड़ा शब्द, तो बड़ा शब्द के लिए प्लस आएगा, छोटा शब्द के लिए माइनस आएगा। इस प्रकार इसे याद रखना है। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? एक बार और बोलिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। पॉइंट है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे बोलते हैं? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई को एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, यह आपका आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। एक आवर्धन का फॉर्मूला और होता है, एम बराबर माइनस भी बाय यू होता है। एम बराबर माइनस भी बाय यू यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, ये जो दोनों है ना, ये दोनों का जो रेशियो सेम है। यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। क्या आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं? यानी कि इसको इस तरह कर सकते हैं, एच डैश बटे एच इक्वल टू माइनस भी बाय यू। ये आपका न्यू फार्मूला बन गया। क्लियर? ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, यानी एच डैश बाय एच इक्वल टू माइनस भी बाय यू। ये है आपका आप प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की दूरी और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी के बीच के संबंध का ये फार्मूला है। क्लियर? ये न्यूमेरिकल बनाने में, आंकिक प्रश्न सोल्व करने में बहुत सहायक होगा। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। यह है गोलीय दर्पण के लिए एम बराबर माइनस भी बाई यू। अभी तुरंत इसका हमने चर्चा किया है, एम बराबर माइनस भी बाई यू। बहुत वीवीआई पॉइंट है ये। यदि एम का मान यानी आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, क्या होगा? ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होगा। मतलब अगर वस्तु इस साइड है तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा, उल्टा। ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब इसका इस प्रकार होगा। क्लियर? इसी में हम लोग इसको पढ़ना चाहेंगे कि अगर m का मान
माइनस में है, एम का मान किस में आ गया, माइनस में, यानी ऋणात्मक में आ गया। अगर ये ऋणात्मक में आ गया एम का मान, तो जिस प्रकार ये प्रतिबिंब, जिस प्रकार ये वस्तु होगा उसी दिशा में ये प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी कि वस्तु की रिस्पेक्ट में ये कैसा होगा, सीधा। वस्तु के रिस्पेक्ट में ये कैसा होगा, सीधा होगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, ये लाइट है, ये टॉर्च क्या है, प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से दे दीजिएगा। सो इस पीडीएफ में इतना ही है इस वीडियो में, और हम अगले वीडियो को अच्छी तरह से इसी तरह लाते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट पूरी तरह से मिला तो। जय हिंद, जय भारत।